नमस्कार। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में साहित्य साहित्य साहित्यकार और जीवन से जुड़ी हुई उनकी बातों पर हम विचार विमर्श करेंगे। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में कानपुर से नीले श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। दरअसल साहित्य को समाज का दर्पण माना गया। साहित्य होता क्या है, ये समझेंगे। साहित्य को बालमन कितना समझता, ये भी सीधे जानेंगे। एक बात ये भी है, ये सबका मानना है, ये सभी ये जानते हैं कि साहित्य हमेशा पाठक के मानसिक स्तर के अनुकूल, सुरुचिपूर्ण, प्रेरक होने के साथ साथ मानसिक चारित्रिक विकास करने योग्य ऐसा सोच होती है, ऐसा करना चाहिए। चरित्र निर्माण की प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर रखी जाती है। परिवार जो होता है वही प्राथमिक इकाई होती है किसी व्यक्ति के चरित्र के आर्थिक और व्यक्तित्व और सामाजिक निर्माण की। नैतिक मूल्यों की आवश्यकता पर भी हम बात करेंगे, लगातार हम करते रहते हैं, बालमन में भी और बाकी और विपद में। साहित्य और नैतिक मूल्यों का संबंध भी हम समझेंगे ये साहित्य चर्चा की विचार श्रृंखला में। आज हम बाल मन को जोड़ करके साहित्य चर्चा की प्रस्तावना और भूमिका रखने का एक प्रयास कर रहे हैं। अभी निलय हम आपके पास आएंगे, आपसे समझेंगे, संभवतः कुछ और आपके साथ जुड़े। जब तक वो जुड़ रहे हैं तब तक मैं आपको बताता हूं साहित्य में दो जो है साहित्य में शक्ति होती है। एक होती है ललित शक्ति, एक होती है उत्तात शक्ति। इसे आपको आगे आप समझेंगे विस्तार से। दोनों ही शक्ति सौंदर्य ज्ञान का पठन पाठन और लेखन समय की मांग है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने गुरु नानक एक साहित्य लिखा, और महादेवी वर्मा जी, जिन्होंने गिल्लू एक कहानी है वो लिखी। आगे आप अभी आप 7th में हैं, आप उसको पढ़ेंगे। महान आप कुछ संभवतः आप कुछ कहना कहते हैं, आप नीले कुछ कह रहे हैं। जी, मैं जैसे आज हम हिंदी दिवस के बारे में बोलने जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं अभी आप कहिएगा, पहले मैं जरा प्रस्तावना तक मैं आपका अनम्यूट हूं। मेरी आवाज पहुंच रही है आपको ना? यस सर, आ रही है। ठीक है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। मैं आपको भी हिंदी साहित्य के बारे में अभी छोटी जानकारी, थोड़ी सी जानकारी, एक भूमिका दे दूं। अच्छा, महान व्यक्तियों के जीवन संस्मरण से लेके उपेक्षित प्राणी मात्र के जीवन संघर्ष यात्रा का लेखन अद्भुत होता है, जो आप उसमें मैं भी बताऊंगा। ऐसे साहित्य और साहित्यकार का नियमित स्मरण और पाठन बहुत जरूरी होता है। सारे लोगों की क्लास में इसको पढ़ाया जाता है। एक काका कालेलकर की जिन्हें लिखा निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा और प्रेमचंद की मंत्र, ये दो जो रचनाएं हैं, ये कर्तव्य निष्ठा और सेवा भाव की शिक्षा देती हैं। तमाम ऐसे साहित्यकार हैं, इनकी ही तमाम जिनका मैंने अभी नाम लिया। निबंध सशक्त माध्यम है, कविता और निबंध
दोनों सशक्त माध्यम है। अब गद्य औपचित करना चाहता हूं, आप लोग पढ़ते हैं। गद्य का विकास का अपना इतिहास है, इस पर हम बहुत विस्तार से और बड़े साहित्यकारों से। हिंदी गद्य का आविर्भाव, खड़ी बोली का विकास कैसे हुआ, इसके भी खड़ी बोली के विकास में 4 युग माने जाते हैं। ये आप इस तरह समझिए नीलय जी कि ये आपकी हिंदी की क्लास चल रही है। हिंदी की ये क्लास आपकी है जिसमें आपको हिंदी के बारे में मैं बता रहा हूं, फिर आपसे कुछ प्रश्न होंगे। खड़ी बोली का जो विकास हुआ उसमें पहला था भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा शुक्ल युग जिसको छायावादी युग की भी संज्ञा दी गई है, और चौथा शुक्लोत्तर युग, छायावादोत्तर युग। अब ये चारों युगों के बारे में भारतेंदु युग के जो कवि हैं, लेखक हैं, उनके बारे में हम और चारों पर विस्तृत चर्चा इस विचार श्रृंखला में नियमित रूप पर करेंगे। गद्य की कई विधाएं हैं, आप लोग देखिए गद्य की विभिन्न विधाएं हैं, और इन्हीं विधाओं में से कम 2 विधाओं से आपसे मैं प्रश्न पूछूंगा, जो आप समय पर बताएंगे भी जब मैं पूछूंगा। क्या होता है गद्य की विधा? एक पहला निबंध, दूसरा कहानी, एक उपन्यास, नाटक, एकांकी, जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, भेंट वार्ता, पत्र साहित्य, डायरी, रिपोर्ट की 16 विधाएं मैंने आपको अभी बताई। अब हम आते हैं काव्य पर, कविता पर। दरअसल कविता जो है भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है और दिल को छूने वाला है। इसमें भी 2 श्रेणियां होती हैं, पद्यात्मक और छंदबद्ध। ये पद्यात्मक और छंदबद्ध काव्य होता है। अब कविता के विषय क्या होने चाहिए? अगर आप कविता आते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि कविता का विषय हम क्या निर्धारित करें। कविता और संगीत क्या का रिलेशन आपस में, सादृश्य विधान। जो कविता सुनी और लिखी जाती है तो आप कविता जब सुनते हैं तो साफ सामने दिखने लगता है कि ऐसा हो रहा है। जैसे चिड़िया उड़ी उड़ के चली तो आपको लगेगा कि हाँ चिड़िया अब उड़ रही है। शब्द की शक्ति, कविता में शब्द की शक्ति बहुत मायने रखती है, बहुत अर्थ रखती है। अब कविता में सौंदर्य तत्व होते हैं। कौन कौन से सौंदर्य तत्व होते हैं? भाव सौंदर्य होता है, विचार सौंदर्य होता है, नाद सौंदर्य होता है, अप्रस्तुत योजना का सौंदर्य होता है। नाद सौंदर्य का मैं यहाँ उदाहरण दे दूं, आपने शिव स्त्रोत तांडव सुना होगा, या मां शक्ति के तमाम जो है आपने गीत सुने होंगे, वो नाद सौंदर्य को प्रतिनिधित्व करता है। अप्रस्तुत योजना का जो सौंदर्य होता है उसमें रूप साम, धर्म साम और प्रभाव साम, ये होता है। और आते हैं काव्य रसास्वाद, काव्य स्वादन पर। कविता का आस्वादन अर्थात कविता को समझना और कविता का आनंद लेना। कभी आपने देखा होगा, आप लोग कविता का एक रूप फिल्म के गाने भी वो गीत हो जाता है, गाना सुनने में कितना अच्छा लगता है। इसी तरह कई कविताएं परिवार को जोड़ती हैं, मन को जोड़ती है। जब मैं आपसे पूछूंगा तो आप बताइएगा, तब तक आप मन में सोचिए। अब आते हैं काव्य का भेद क्या होता है। काव्य के 2 भेद होते हैं, एक श्रव्य काव्य होता है, एक दृश्य काव्य होता है। और श्रव्य काव्य में 2 होते हैं, एक होता है प्रबंध काव्य, एक होता है मुक्तक काव्य। और प्रबंध काव्य में 3 होते हैं, एक होता है महाकाव्य, दूसरा होता है खंड काव्य, तीसरा होता है आख्यानक गोड़िया। और जो मुक्तक काव्य होता है उसमें होता है पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। ये साहित्य की विधाओं पर हमने आपके साथ विस्तृत चर्चा किया। आप निलय इतनी देर में आप समझ, इतनी देर में आप क्या कहना चाहता था। अब मैं चाहता हूं कि एक कोई कविता, एक कोई कविता, अच्छी कविता जो मन से जोड़े, तो मन से रखिए। थोड़े लोग हैं सुने, फिर हम ठीक है, मैं बोलता हूँ। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मैं ना बंदा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीरों में।
मैं ना खड़ा हूँ जाति पाति की ऊंची भीड़ में, मेरा धर्म ना कुछ शाही शब्द का सिर्फ गुलाम है। मैं बस कहता हूँ कि प्यार तो घट घट में राम है। मुझसे तुम ना कहो मंदिर मस्जिद मस्जिद के बारे में, सर टेक दूं उनके जो लोग कहें मुझे ऐसा। मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हरिद्वार है, कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। ये कविता गोपाल दास नीरज जी ने लिखी है, जो उत्तर प्रदेश से हैं, और ये हमारी हिंदी प्रतिभा क्लास 7th बुक में है। आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से नीलय आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से नीरज जी को याद करके एक तरह उनकी श्रद्धा सुमन करके ये बहुत आपका धन्यवाद। देखिए स्क्रीन पर मैंने एक चीज लिखी है। मैं चाहता हूँ कि अगर आपको पढ़ पा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि अगर आप उसको पढ़ पा रहे हो तो आप उसको पढ़िए, तो आप उसको पढ़िए। जी। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि ज्ञानी जन आदि अपने संचित ज्ञान को अथवा अपने अनुभवों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ऋषि मुनियों और ज्ञानी ज्ञानों द्वारा संचित इस ज्ञान कोश को ही साहित्य कहते हैं। मैंने इसको इसलिए आपको आप इसको पढ़ेंगे तो पढ़ने के साथ साथ एक बोलने की भी कला होती है, वो भी आप में और निखार आएगा। आप आपने यात्राएं बहुत की होंगी, घरों में आप घूमने गए होंगे, जैसे मैंने बताया उसमें कई चीज होती है, यात्रा वृतांत भी होता है। आप कहीं यात्रा में गए, कभी गए तो वहां पर आपको क्या अनुभव हुआ, क्या अच्छा लगा? आप अपने कोई जी हमारे साथ अभ्युदय भी जुड़ चुके हैं, जुड़ रहे हैं, तब तक आप नीले बताइए, जुड़ रहे हैं तब तक आप नीले बताइए। मैं एक बार गया था बाराबंकी में एक बार गया था। वहां पे मैं अपने मामा के यहाँ गया था। मुझे सबसे अच्छी वहां की ये बात लगी, वहां पे गार्डन था वो इतना अच्छा था। और रात में फिर मैं मेरे जो 2 भाई हैं वहां पे, उनके साथ रात में खेलता था मैं। और दोनों मुझ पे कुछ चिल्लाते भी नहीं थे, उनके साथ अच्छे से खेलता था। गार्डन में जाते थे, गार्डन में खेलते थे सुबह उठ के। यही बात मुझे अच्छी लगी उस जर्नी की। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। और अभ्युदय अभ्युदय आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और मैं ये चाहता हूं स्क्रीन पर बेटा आप देखिए, मैंने लिखा है और आपको मैं स्क्रीन पर ला रहा हूं। ये देखिए मैंने अभी बातचीत में बताया कि प्राचीन काल से ही अभ्युदय कहीं अच्छा चलो अभ्युदय कहीं चले गए। अच्छा आपने बताया आपने जो है पारिवारिक यात्रा का आप आए बाराबंकी, वो साथ ही साथ मैंने कोई परिवार से जुड़ी हुई कोई कविता आप शेयर करिए। परिवार परिवार को रेखांकित करते हुए कोई कविता जो आपको अच्छी लगती हो और जो संदेश। हाँ निलय जी हाँ। गीत जब मर जाएंगे फिर क्या यहाँ रह जाएगा, एक सिसकता आंसुओं का करवा रह जाएगा। प्यार की धरती अगर बंदूक से बांटी गई, एक मुर्दा शहर अपने दरमियान रह जाएगा। ये मेरे पापा मुझे सुनाते हैं ये वाली कविता। अच्छा और ये अच्छा, गोपाल दास नीरज जी ने लिखी है।
वाह, गोपाल दास नीरज जी को गोपाल दास आपने फिर नीरज जी से को याद आपने किया। फिर से ये बहुत याद अच्छी किया। बात है। ये बहुत अच्छी और बात है। आपको देखिए, और आपको आप देखिए, कृष्ण आप कृष्ण जी का कृष्ण मैं जी का यहाँ पर मैं कहना यहाँ चाहूंगा, पर कहना चाहूंगा, कृष्ण जी का कृष्ण जी का अभ्युदय। अभ्युदय। आप बात सुन रहे हैं। आप बात अ, सुन रहे हैं। आप कृष्ण जी आप का कृष्ण जी का आवाज आ रही ना बेटा? आवाज आ रही ना बेटा? हेलो, हाँ अंकल आ रही। हाँ अंकल आ हाँ, रही। मैं ये चाहता हूं कि मैं आप चाहता हूं कि आप सबसे पहले आप कोई कविता सुनाइए। एक कविता है, रणबीर चौकी भर भर जी। के चेतक बना निराला था। चेतक बना निराला था। महाराणा प्रताप का घोड़ा से हवा का पाला, हवा के घोड़े से पड़ा पड़ा गया था, हवा का रणधीर पाला जी था। पूरी घर। बहुत बढ़िया। चलिए, ये आपने वीर रस की कविता सुनाई, अभ्युदय। और जैसा कि मैं अभी वो मूल होता है कि कैसे क्या होना रहता है, लेकिन उसके साथ साथ मैं अभ्युदय ये समझना चाहता हूं कि हिंदी जो विषय है, हिंदी विषय है, उसमें आपकी रुचि कितनी है? आपको हाँ, हिंदी हिंदी कितनी अच्छी लगती जी? हिंदी मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें जो कहानियां रहती हैं बहुत प्रेरक होती हैं, और जो कविताएं होती हैं उसमें उस चीज का और उभार के आता है, इसलिए मुझे हिंदी बहुत अच्छी लगती है, मतलब बहुत ही ज्यादा पसंद है। हाँ। अच्छा, हिंदी आपको अच्छी लगती है अभ्युदय। आपने बताया कहानी आपको अच्छी लगती है जी। तो हाँ, कोई छोट कहानी तो बहुत आपने पढ़ी होगी, लेकिन कोई ऐसी चीज बताइए, जैसा कि अभी नीले ने बताया कहीं वो घूमने गए तो उसके बारे में, तो ऐसा कुछ बताइए जो परिवार में या रिश्तेदारी में आप कहीं गए तो वो आपको अच्छी लगी। कहानियां इसी तरह होती हैं हेलो, हाँ अंकल। जी। हाँ, उनका आवाज नहीं। हाँ, मैं कह रहा हूँ, हाँ, कुछ अपनी बात बताइए, अपने भाइयों की कोई बात बताइए, वही तो कहानी होती है। अंकल, जैसे मुझे जी। समझ नहीं आया किस तरीके की कहानियां। जैसे आप अपने दोस्तों के साथ कभी खेलने गए हो, आप बात समझिए। जैसे आप कभी हम्म, क्रिकेट खेलने गए हो या कभी हम्म, गए हो तो वहां कोई बात हुई हो खेलते हम्म, समय, कैरम खेल, घर में कैरम खेल रहे हैं तो कोई बातचीत हुई जो आपको अच्छी लगी, ये मैं जानना चाहता हूँ। ये छोटी छोटी घटनाएं ही लघु कथा और कहानी के रूप में आ जाती हैं, और कई कहानियां जुड़ करके और आगे रचनाएं होती हैं। दरअसल जो पढ़ाई का और हिंदी साहित्य या लिटरेचर का अतिरिक्त बोझ और एक हवा खड़ा किया गया है, मैं उसको तोड़ने के क्रम की शुरुआत बालमन से आप लोगों के साथ कर रहा हूं। आप ऐसी कोई बात कोई बताइए कि घर में हुआ। एक बार मैं अपने दोस्त के साथ क्रिकेट खेलने गया था, तो वहां पे मेरा एक दोस्त था, तो वो बोल रहा था कि मुझे मतलब डर नहीं लगता, तो हम लोग बोल रहे थे कि हमें बंदर से बहुत डर लगता है, तो बोलता है बंदर से मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। तो फिर वो कहानी सुनाने लगा कि ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, तो फिर उसी समय पीछे से एक बंदर आ गया, तो उसने दौड़ा लिया, तो वो बहुत डर गया। तो वही हम लोग बोले, हंसने लगे कि अभी बोल रहा था, फिर अब बोल रहा है कि अभी हो गया। तो हमें ऐसी चीजें नहीं बोलनी चाहिए, जैसे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखिए, बहुत बहुत अच्छी यही यही अच्छाई होती है, यही बात होता है। आपने नीलेश सुना, अभ्युदय की बात को आपने ध्यान से सुना होगा। और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं आप लोग को, जैसे आप लोगों ने कविता सुनाई जी और मेरी बात सुनी, तो मैं चाहता हूं कि आपको भी कोई कविता सुनने को हमारी तरफ से मिल जाए। आप दोनों लोग अगर कविता सुनना चाहते हो तो अपना बताइए, वैसे उंगली उठाइए अगर यहाँ से कविता सुनना चाहते हैं हमारे तरफ से।
हाँ सर, बोलिए, सुनना चाहेंगे। कविता सुनिए। हाँ सर। यस सर, सुनेंगे। ये अब मैं आपको भी म्यूट कर रहा हूं और ध्यान से कविता सुनिए। मैं भी सुनता हूं, आप भी सुनिए। ये मैथिली शरण गुप्त जी की है, पंचवटी से कुछ लाइनें हैं, वो सुनिए। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, जाग रहा यह कौन धुरंधर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध सा बना दृष्टिगत होता है, किस्मत में है वीर व्रत यह निद्रा का यूं त्याग किए, राज्य भोग के योग विपिन में बैठा आज वैराग लिए, बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत है इसका तन मन और जीवन है, मृत्यु लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। जी, अब म्यूट किया आप लोगों को, नेटवर्क की बहुत, हाँ ने चूज, हाँ अब आप अपना खोल लीजिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। यस सर। अनम्यूट है, हाँ। आपने कविता सुनी, आपने कविता सुनी। यस सर। हाँ, ये कविता वीर रस की कविता मानी, आपका जो प्रेषण होता है, पहुंचना होती है, तो सशक्त होती है कहने की। तो आप इस कविता को सुनने के बाद आपको क्या फीलिंग हो रही है, आप क्या महसूस कर रहे हैं, बताइए। मुझे बताइए। ये कविता को सुनने के बाद जहाँ तक मुझे लग रहा है, कविता ये धरती के ऊपर बेस है, अर्थ के ऊपर बेस है, अर्थ के लोगों के ऊपर बेस है। तो इसे सुनने के बाद मुझे इंडिया पे प्राउड हो रहा है, क्योंकि इंडिया में इतने अच्छे अच्छे राइटर हैं, कवि हैं, पोएट हैं। जैसे आप ले लीजिए तुलसीदास जी, हरिवंश राय बच्चन जी, मुंशी चंद जी, ये और गोपाल दास नीरज जी, ये सब इतने अच्छे अच्छे पोएट हैं, कवि हैं, राइटर हैं। इन्हें इनको देखकर, इनकी कविताएं सुनकर, पोम सुनकर, इन सब की मुझे गर्व हो रहा है, भारत पे प्राउड हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया बहुत बढ़िया। और महान रचनाकारों को भारत ने सहेजा है। और अभ्युदय, आप एक हाँ, आप ध्यान से, और नीले आप भी ध्यान से सुनिए। मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था। जी, ध्यान से सुनिए निलय, आप स्क्रीन की तरफ देखिए, स्क्रीन की तरफ देखिए। देख रहा केवल रण तमाशा था, दौड़ था करता दौड़ मान रखता प्यासा था, चढ़कर चेतक पर घूम कर करता सेना रखवाली था, महामृत मानो प्रतिकाली था। नेटवर्क के दिक्कत के कारण बार बार आपसे है, लेकिन कोई बात नहीं, आप सुन रहे हैं और मैं आपको स्क्रीन पर अभ्युदय फिर ला रहा हूँ। उनको थोड़ी सी लाइनें, और सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगने उत्साह भरे, छड़ मार दिया कर कोड़े से रण दिया उतर कर घोड़े से, राणा रवण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से, छड़ भीषण हलचल मचा मचा राणा कर की तलवार बढ़ी, था शोर रक्त पीने का यह रण चंडी जीव पसार बढ़ी, वह हाथी दल पर टूट पड़ा मानो उस पर पवि छूट पड़ा, कड़ गई वेग से भू ऐसा सोनित का नाला फूट पड़ा। ये आप लोगों को मैं बता दूं, ये श्री श्याम नारायण पांडे जी की लिखी कविता है। अभ्युदय,
सर वही ये ताकत है, ये ताकत है काव्य की, साहित्य की, जो आपको अपने गौरवशाली इतिहास से जोड़ देता है। साथ ही साथ जब हम बात करेंगे निराला जी की, तो वो उन्होंने लिखा वो पत्थर तोड़ती है। हम अगर अभी वर्तमान में तमाम घटनाक्रम पर लिखने वालों को जब पढ़ेंगे, एक अखबारों में एक पन्ना आता है साहित्य का, जिसको लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है, कम कर दिया है। आप बच्चों के पास किताबें थी, चंपक, नंदन, बालमन, तमाम किताबें। उन किताबों में वर्ग पहेली भी होती थी, उन कहानों में तमाम पंचतंत्र की कहानियां भी होती थी। अभ्युदय, क्या कोई पंचतंत्र की अभ्युदय से फिर हमारा संपर्क टूट रहा है। निलय, कोई पंचतंत्र की कहानी या कोई कॉमिक्स की कहानी जो कोई अभ्युदय, कोई छोटी कहानी पंचतंत्र की आपको याद है अभ्युदय? छोटी सी कोई कहानी, कोई छोटी कहानी आपको याद है? आप मेरी आवाज आपके पास पर पहुंच रही है? हाँ बोलिए, आप बोलिए, तेज बोलिए, थोड़ा सा अपने उसको माइक को ठीक कर लीजिए। अभ्युदय, माइक को और डिवाइस को थोड़ा सा चेक कर लीजिए, ठीक कर लीजिए। और निलय, आप को मैं ला रहा हूं स्क्रीन पर। आप ये आप बताइए, कोई जी सर। कोई आपको कोई और कविता आपको याद है जो परिवार से रिलेटेड, माँ को समर्पित हो, स्त्री को, स्त्री से रिलेटेड कोई कविता हो? जी बताइए। माँ तू है माँ, माँ तू है माँ, माँ के बिना पूरा संसार, आधा पूरा संसार है। माँ जैसी कोई नहीं होती, अकेले तो पूरा घर संभालती है। माँ के बिना सब अधूरे हैं, अगर माँ ना होती तो कुछ ना होता। भगवान का दूसरा रूप माँ है। माँ, भगवान हर जगह नहीं आ सकते, इसलिए भगवान ने माँ को भेजा। माँ तो माँ है। बहुत बहुत बढ़िया। अब अभ्युदय, आप हमारे साथ आप तुरंत बताइए, कोई अपनी बात, कोई अपने मन की बात जो कहना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, वो तुरंत बताइए। सर जी मतलब जैसे कैसे करना कुछ चाहते हैं, मतलब सर? हाँ जी, आवाज मिल रही है अभ्युदय आपको? सर मुझे लगता है कि कोई आपके पास मोबाइल में या कोई डिवाइस में कोई दिक्कत है। आप उसको थोड़ा सा ठीक करने का प्रयास करिए। तब तक मैं आपको एक और चीज, एक कविता मैं बताता हूँ। आप माँ की मैंने चर्चा किया, और सबकी माँ है भारत माँ, तो सबकी माँ है जी। वहां उदय, आप बोलो, अगर आपके आप बोलो। भारत माता का मंदिर यह, इसको आप सुनिए। अभ्युदय जब तक आ रहे हैं तब तक आप ध्यान से सुनिए।
भारत माता का मंदिर यह, माता का समता का संवाद जहां भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद जहां, सबका शिव कल्याण यहाँ, यहाँ सभी प्रसाद पावे, सभी प्रसाद यहाँ। ये भारत जो हमारी, हम जहाँ रह रहे हैं, भारत भूमि को, भारत माता को समर्पित एक कविता की चंद लाइनें हैं जो कि मैथिली शरण गुप्ता जी ने लिखी है। इसी तरह हमारी समृद्ध परंपरा है। अभ्युदय और निलय दोनों लोगों को, जैसे सुभद्रा रानी चौहान जी को सभी लोग जानते हैं, जो लोग सुन रहे हैं वो भी जानते हैं, और निलय आप भी जानते हैं। अब मैं सुभद्रा रानी चौहान जी की कुछ लाइनें पढ़ता हूं जो उन्होंने झांसी की रानी समाधि पर लिखी थी। जी, उसको ध्यान से सुनिएगा, और फिर अगर आपको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी या कोई और इस तरह की वीरांगना भारत की हो, उनके बारे में कुछ आप बता पाइए, जोड़ पाइए, तो उसको आप तुरंत बताइएगा। जी हाँ विजय, बोलिए, आवाज आ गई? हाँ सर मैं यहाँ पे एक बाबा एक कॉल आ जा रहा है जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट करता है, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। हाँ, वो हो जाता है बेटा। आप बोलो, तुरंत अपनी बात रखो पहले। सर कोरोना काल में भी एक अमिताभ बच्चन जी ने एक कविता बोली है, मैं उसको सुनाना चाहूंगा। हाँ बोलिए, सुनाइए। गुजर जाएगा, मुश्किल बहुत है लेकिन वक्ती तो है, गुजर जाएगा। अमिताभ बच्चन की यह कविता हमें कोरोना काल में भी अपना हौसला बना रखने की प्रेरणा देती है। नहीं गूंज रही, कोई दिक्कत नहीं, आप पूरी कविता पढ़ जी। कोई दिक्कत नहीं, आप पूरी कविता पढ़ जी। चलिए, बहुत बढ़िया। और थोड़ा सा दिक्कत के बाद भी आपने बहुत एक ऐसी कविता उस समय पढ़ी, सबको बहुत अच्छा लगा था। मैं बात कर रहा था अभी झांसी की रानी जी की, और जो झांसी की रानी, निलय आप दोनों लोग सुनिएगा इसको, और इसके बाद अगर किसी को अपने देश की किसी वीरांगना के बारे में कोई बात नहीं होगी, कोई कविता, कोई छोटी सी बात, तो बताइएगा। क्या लिखती है सुभद्रा चौहान जी झांसी की रानी की समाधि? इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि है, लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित है यही स्मृतशाला सी। सहेवार परवार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहूत सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी। यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में है पाते, उनकी गाथा पर निषीद में क्षुद्र जंतु ही गाते। पर कवियों की अमर गिराम में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वहती झांसी वाली रानी। ये समाधि, ये चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। बताइए निलय, अब आप बताइए कोई कविता, कोई कहानी, कोई बात जो आप शेयर करना चाहते हैं। और जी, मैं हिंदी दिवस के ऊपर कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ।
हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी एक बहुत महत्वपूर्ण भाषा है हमारे भारत की। मैं हिंदी एक महत्वपूर्ण बात, हाँ, हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। और जैसा कि आप देखते हैं कि बैंक के सामने कई चीजें हिंदी में लिखी रहती हैं, तो वो सब हिंदी में लिखने वाली मंजूरी मिली थी 26 जनवरी 1950 में। गवर्नमेंट ने मंजूरी दी थी कि अब जो भी ऑफिशियल वर्क होगा इंडिया का वो हिंदी लैंग्वेज में होगा। और हिंदी दिवस के दिन दिल्ली में वो विज्ञान भवन में हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, वहाँ पे जो लोग हिंदी से रिलेटेड कुछ काम करते हैं उन्हें अवार्ड्स देते हैं या तो प्राइज देते हैं, हमारे श्री रामनाथ कोविंद जी प्रधानमंत्री। और एक और इम्पोर्टेंट बात, हिंदी हमारी मातृभाषा कुछ सालों से अब नीचे गिरती जा रही है, क्योंकि कुछ अन्य विदेशी भाषाओं की वजह से हमारी हिंदी भाषाएं कुछ ऑफिशियल वर्क में ज़्यादा यूज़ नहीं की जा रही है। इसलिए हमें हिंदी दिवस हर साल अच्छे से मनाना चाहिए। मैं इसीलिए बस यही हिंदी दिवस के बारे में कहना था मुझे। हिंदी का महत्व और विडंबनाएं ये अगले हम चर्चा करेंगे। अब उदय आप बताइए, आप पढ़ते हैं तमाम, आपने बाल साहित्य कहानी, चंपक नंदन, बाल मन, बाल हंस, तमाम किताबें आती हैं ना बाल साहित्य की। आप उसमें से कुछ पढ़ते थे? क्या पढ़ते थे? पंचतंत्र की कहानियां, इस तरह की तमाम कहानियों की किताब, स्टोरी बुक्स होती हैं। आपको क्या कहानियां को पढ़ने में आपकी इंटरेस्ट था, है या नहीं? हाँ सर, बहुत इंटरेस्ट लगता है कि बहुत पसंद है मुझे कहानियां पढ़ना। हाँ तो बेटा आपको पसंद है कहानियां पढ़ना, आपने तमाम कहानियां पढ़ी होंगी। हाँ तो आप बताइए कोई किसी कहानी के बारे, कोई कहानी, थोड़ा सा आप कोई कहानी बता सकते हैं हमको? याद है कोई? हाँ सर, एक कहानी है उसमें दो कौवे गिलहरी को थोड़ा चोट पहुंचा देते हैं, तो एक वहाँ पे एक लेखिका होती हैं, वो उसका उपचार करती हैं। और उसके बाद उन दोनों के बीच में एक पेड़ मुड़ पड़ता है, और वो दिखाते हैं कि जीवों और मनुष्य के बीच का प्रेम को वो रिप्रेजेंट, मतलब जैसे कि ठीक है, चलिए आप बार बार कान पर दीजिए, आप केवल बोलिए बेटा। हाँ आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलिए, आपको बोलना है, आपकी आवाज हम सुनेंगे ना, आप बोलो। सर आवाज नहीं आ रही। जब आपको बोलना, आप बोलिए, आपको हम सुनेंगे ना अभी। अब आप बोलिए। तो सर वो कहानी से हमें ये पता होता है कि जीवों के अंदर भी, मनुष्य के अंदर जीवों और मनुष्य के बीच में जो प्रेम होता है उसको वो दर्शाती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और अभ्युदय अगले विमर्श में हम इस तरह की एक कहानी को यहाँ से भी जरूर पढ़ेंगे। जैसे आपको समय होगा तो गिल्लू पढ़ लीजिएगा। दूसरा एक कौवे की एक कौवा प्यासा था, घड़े में थोड़ा पानी था, कौवा लाया कंकड़, घड़े में डाला कंकड़, पानी आया ऊपर। ये कविता कितनी अच्छी है जी। चंदा मामा दूर के कुएं पका, इस तरह की कविताएं हमारे परिवार में, और हमको सीख देने वाली कविता। एक चींटी का वाकया है, चींटी से रिलेटेड कहानी। एक राजा हार जाते हैं, वो थके रहते हैं, कहीं बैठे किनारे, चींटियां ऊपर चढ़ती रहती हैं। उस चींटियों को देख के उनको प्रेरणा मिलती है, और वो दोबारा जो है अपने राज्य के सम्मान की वापसी के लिए लड़ते हैं, युद्ध करते हैं। तो ये कहानी और काव्य साहित्य जो है हमको प्रेरणा देते हैं, हमको ऊर्जा देते हैं। निलय,
अब आप बताइए, क्या कोई ऐसी कहानी या ऐसा कोई घटना चक्र आपने पढ़ा, समझा? अगर पढ़ा तो आप हमें बताइए। जी, मैंने मॉरल साइंस में पढ़ी थी अपनी एक पोएम। उसमें एक स्कॉटलैंड का राजा था, तो वो एक बार फ्रांस से उसने लड़ाई की। फ्रांस से लड़ाई की तो उसमें वो हार गया था, और उसने फिर से, वो लोग उनके शहर पे अटैक करने आ रहे थे, लेकिन उससे वो डर के भाग गया और किसी गुफा में जाके चला गया और वहां पे लेटा रहा। फिर उसने एक मकड़ी को देखा। मकड़ी बार बार अपना उसका जाला कट रहा था हवा की वजह से, और लेकिन मकड़ी फिर बार बार कोशिश कर रही थी कि मैं अपने जाले को फिर से बनाऊं। फिर उसे लगा कि एक छोटी सी मकड़ी ऐसा काम कर सकती है, तो मैं अगर कोशिश करूंगा तो फिर मैं तो आसानी से कर लूंगा। तो फिर बाद में वो वहां से फिर वहां अच्छा, चलिए। फिर वो वहां आप फिर देखिए, आपने अभ्युदय, आपने जिक्र किया था हरवंश राय बच्चन जी का। हरवंश राय बच्चन जी की एक कविता मैंने अभी ढूंढी है, पथ की पहचान। मैं किताब मंगा करके मैंने उसको ढूंढा है, और मैं जरा देखता हूँ, और उसको मैं, अगर मुझे ये चूंकि आपने जिक्र किया था, तो आप लोगों तक उसकी बात देखिए। इसको भी ध्यान से सुनिए, मैं इसको मंगा करके पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए, कि इसमें क्या है कि बच्चन जी ने लिखा कि ये स्पष्ट किया कि सफल जीवन यापन के लिए मनुष्य को साहस के साथ जीवन मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, का एक हिम्मत और करज के साथ महापुरुषों के आदर्शों से प्रेरणा भी लेनी चाहिए। अब क्या लिखते हैं हरवंश राय जी? पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, पानी अनगिनत राही गए इस राह से, उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुगमन कर ले, अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। ये उन्होंने संदेश दिया कि आपको, जैसे मैं बता रहा हूं, आपकी किताब में भी मिलेगा, मम्मी पापा बताएंगे और लोग बताएंगे, लेकिन जीवन में बहुत सी चीज आपको खुद सीखनी होगी, जिसको ना कोई बताएगा, ना कहीं किताब में लिखा होगा। और जो चीज आप सीखेंगे उसमें अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये भी आपको हमारे बताने से, किताबों को बताने से, परिवार शिक्षक को बताने के साथ साथ अपने स्वविवेक और मस्तिष्क से समझना होगा। आज बालमन से साहित्य पर चर्चा की शुरुआत का लक्ष्य भी यही था, ध्येय भी यही था, कि आने वाली जो पीढ़ी पूरी हुए वो अपनी मातृभाषा से जुड़े, अपनी बोली से जुड़े, हिंदी से जुड़े, यहाँ की स्थानीय भाषा से जुड़े, लोक संस्कृत लोक सभ्यता से जुड़े। अभ्युदय, आप अब बिल्कुल ये समझिए, हम आपकी आखिरी टिप्पणी होगी। आप कुछ और आपके मन में है, कोई चुटकुला, कोई कहानी, कुछ भी आप कहना चाहते हैं तो आप कहिए। हाँ विजय सर, जैसे कि यहाँ पे लोग अपनी मातृभाषा हिंदी बोलने में नीचापन फील करते हैं और इंग्लिश बोलने में गर्व करते हैं, पर बाकी देशों में ऐसा नहीं है। बाकी देश अपनी मातृभाषा बोलने में ज्यादा गर्व फील करते हैं इंग्लिश बोलने से। लेकिन मेरा भारतवासियों का निवेदन है कि वो हिंदी बोलने में नीचापन ना फील करें, गर्व से इस भाषा का प्रयोग करें। बहुत 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 आपने बहुत शानदार आपने बात की, और आप बधाई के पात्र हैं। अब नीले, आप बताइए, बिल्कुल हम लोग ये आज के विमर्श के को अब सबको समाप्त करना है।
और फिर कभी करेंगे, इसको जारी रहेंगे। आप लोग के एग्जाम भी आने वाले हैं, एग्जाम जो ऑनलाइन चल रहे हैं वो आप उसको देना रहेगा। उसमें कोई परेशानी रहेगी तो आप लोग बात कर सकते हैं, उसका भी हम लोग, जिसका एग्जाम आपका होगा कल, उस पर हम लोग एक दिन पहले, उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। हाँ नीले, बताइए आप कुछ कहना चाहते हैं हिंदी और अपनी भाषा को लेकर के? ऑनलाइन चल रहे हैं वो आप उसको देना रहेगा, उसमें कोई परेशानी रहेगी तो आप लोग बात कर सकते हैं, उसका भी हम लोग, जिसका एग्जाम आपका होगा उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। हाँ नीले, बताइए आप। हाँ हेलो। बोलिए, हाँ बोलिए। जी आप क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिए, आवाज नहीं आ रही मैं है। कुछ आप जो कहना चाहते हैं वो कुछ अपने मन से कहिए। वो कुछ अपने मन से कहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं, तो अभी जैसे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो फिर स्कूल जाया करें। तो आप स्कूल वाले, अगर अब जब भी कोरोना में बाद स्कूल खुलेगा, तो स्कूल वाले इतनी बुक्स ना हम लोग को दें कि हमारे बैग भारी हो जाए, हैवी हो जाए इतना बैग। उसके बाद जब हम लोग घर आते हैं तो फिर इतना थके रहते हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, कुछ आप बुक्स कम करिए। जैसे सोशल के 3 डिवीजन हो जाते हैं, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, तो आप उन सबको एक ही सोशल में रख दीजिए, ताकि पूरा एक ही सिलेबस रहे। और बाकी की जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सब तो अलग रहना जरूरी है, लेकिन जैसे सोशल के 3 सब्जेक्ट डिवाइड कर दिए गए हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, तो आप एक ही सब्जेक्ट डिवाइड कर दीजिए उसमें, हिस्ट्री, और दोनों ज्योग्राफी और सिविक्स एक ही में रहने दीजिए। ये मैं कहना चाहता हूँ, आप थोड़ी चलिए, बुक कम करिए। वो हाँ, सिलेबस 30% कम करने का एक आदेश हुआ है। उसको अगर विद्यालय नहीं उसको मान रहे होंगे तो उसको ध्यान में लाया जाएगा। अब इस आज की साहित्य चर्चा के बाल मन से आपके शुरुआत के साथ साथ मैंने भारत माँ की भी चर्चा किया, सब क्या, अब रानी लक्ष्मीबाई की भी चर्चा हुई। अब इस तरह की चर्चा में अगर मीराबाई की चर्चा ना हो तो निलय और अभ्युदय बात अधूरी रह जाती है। मीराबाई को का आप लोग को जब समय रहेगा तो जैसे आप स्टोरीज पढ़ते हैं, ऐसे मीराबाई को जरूर पढ़िएगा और मीरा को उसको सुनिएगा। वो मीराबाई लिखती हैं, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकरा कृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहन मूरत सांवर सूरत, नैना बने विशाल, अधर सुधा रस मुरली राजत, उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नूपुर सबत रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। मैं समझ रहा हूं नीले और अभ्युदय, ये जो मैंने अभी पढ़ा है ये आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ये पढ़ना इसलिए जरूरी था कि जब आप समझेंगे, आपको कोई बताएगा कि ऐसी भी अच्छी अच्छी चीजें लिखी गई हैं, तो खाली समय में जो आप लोग इंटरनेट पर गेम खेलते थे, देखिए मोदी जी ने कितना अच्छा काम किया कि तमाम गेम, जैसे नीले पबजी खेलते थे, छोड़ चुके थे, लेकिन अब उन्होंने निर्णय लिया तो अब पबजी कोई भी हिंदुस्तान में नहीं खेल पाएगा। बिल्कुल समय की बर्बादी और दिमाग को टेंशन देने वाला खेल था। लेकिन अब वो जो समय बचेगा तो उसमें आप जब पढ़ेंगे तो आपको क्या पढ़ना होगा, आपको साहित्य की तरफ, अध्ययन की तरफ लौटना है। वो बाल साहित्य होगा, वो कहानियां होंगी छोटी छोटी परिवार से जुड़ी हुई। एक तौलिया कहानी बहुत अच्छी है, आप जब पढ़ेंगे तो आप, गिल्लू बहुत अच्छी है। इन सभी कहानियों के बारे में हम साहित्य चर्चा में बताते रहेंगे और सुझाव देते रहेंगे और लोगों से जानकारी लेते रहेंगे। खूब मन लगा के पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इंडोर गेम्स खेलिए साथ में, और जब कोविड-19 का संकट खत्म होगा तो समय निकाल करके बाहर भी आप खेलेंगे, लोगों से मिलेंगे। शुभकामनाओं के साथ आप लोग के बाल मन जुड़े देश की माटी से, देश साहित्य से, जो अच्छे समाज का निर्माण करे, साथ ही साथ बाल मन साहित्य से जुड़ के अपने चरित्र और नैतिक जीवन का नव निर्माण करे, नई ऊंचाइयों पर आप लोगों का जीवन जाए। इसी शुभकामना और बधाई के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। अभ्युदय, आपसे बहुत बहुत बधाई आपको बेटा। हाँ, और निलय आपको भी, हम लोग जो है फिर मिलेंगे इसी तरह की
ऐसी चर्चाओं पर जो कुछ ना कुछ हमको सिखाए, आपको सिखाए और मन के तार को परिवार से और समाज से जोड़ते रहे। जी चलिए मिलते हैं, फिर कभी मिलते हैं। नमस्कार।